अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लिखारी के साथ मैं हूं सुहेल ताज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान अहमद। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया पैरासाइकोलॉजी से या हायर कॉन्शियसनेस जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ गए, फिर पीएचडी क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी इन्होंने किया स्पिरिचुअलिज़म और रिलीजन और साथ में पीस के हवाले से। 3 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। पहली किताब रवादारी के हवाले से थी, दूसरी किताब तरीक़त 7 वेज़ ऑफ लिविंग सूफ़ीज़म इन पाकिस्तान, और तीसरी किताब अबसर की आई है 2 कैंडल्स ऑफ पीस। तो आज डॉक्टर कामरान से हम बात करेंगे तीनों किताबों के हवाले से भी, और साथ में हम आपका थोड़ा सा लाइफ का जो जर्नी है उसमें भी हम आपके साथ ट्रैवल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज तो था बचपन से, तभी आपने यूएस में जाके पैरासाइकोलॉजी को अडॉप्ट किया, मगर आपकी लाइफ में जो मेजर चेंज दिखने में आया वो था बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद जब यहाँ पे राइट शुरू हुए। तो वो हमें बताइए कि क्या चीज़ें थीं, कैसे आप मुतासिर हुए और क्या तब्दीलियाँ आपकी जहन में, फ़िक्र में क्या चीज़ें थीं उस वक्त? ओवर टाइम ना, कैसे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, पहले जो मेरा वो पैरासाइकोलॉजी भी थी, उससे पहले फ़िज़िक्स था, फिर पैरासाइकोलॉजी की एक डिग्री थी, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी था। उसके बाद ये जो पीएचडी का था ये था ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी, सारा कैलिफोर्निया में था, मिनेसोटा फिर कैलिफोर्निया, आखिरी 3। तो वो उस ज़माने में ना मेरी इंटरेस्ट दोनों तरफ थी। एक मुझे बहुत ज़्यादा होता था टू अंडरस्टैंड रियलिटी, नेचर, उसको समझना, इंसान के अंदर की चीज़ें, उसको तो सारा माइंड गेम जैसी थी दिमाग में ना, उसको हकीकत को जानना। तो जैसे दिमाग में नहीं इंसान अपना गोल 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 घूम रहा होता कि जी इधर भी ये इस तरह से है कि इस तरह से है, तो फ़लसफ़ा, तो नफ्सियात क्या है, तो हकीकत क्या है, तो हकीकत की हकीकत क्या है। तो उस तरह की चीज़ों में खोया रहता था चीज़ें कि उसको फिगर आउट करना है, जैसे कोई पहेली है जिसको आपने अबूर करना है, सर करना है, हल करना है। साथ साथ लेकिन मुझे रूहानियत का शुरू से शौक़ था। तो जब फ़िज़िक्स भी पढ़ रहा था उस वक़्त भी मेरा मिनेसोटा में बुद्धिज़्म के साथ, फिर सूफ़ियों के साथ, हिंदू मिस्टिक्स के साथ, क्रिश्चियन मिस्टिक्स के साथ टाइम गुज़रा। तो लेकिन मिस्टिक्स के साथ ज़्यादा, हर ट्रेडिशन के। तो वो साथ साथ मेरा ऑन द साइड चल रहा था। फिर पीएचडी में आके जब स्पिरिचुअलिटी को किया, तो स्पिरिचुअलिटी में भी शुरू में मेरी इंटरेस्ट ज़रा उसको समझने में थी, और साथ साथ में ऑन द साइड ये चलता था जो प्रैक्टिसेस। तो आखिरी कुछ सालों में सूफ़िज़म के साथ बहुत क्लोजली, एक वो पर्शियन बेस्ड ऑर्डर था, नेमतुल्लाही ऑर्डर, उनके साथ वो हफ्ते में 2 दफ़ा बैठ के ग्रुप में करते थे समा, फिर अकेले बहुत सारा काम। तो वो ना आपका दिल पे, सूफ़िज़म का सारा काम दिल के साथ है, उसको नरम करना, उसको खोलना, उसको। तो वो काफ़ी कुछ साल का काम हो चुका था। और 92 में बाबरी मस्जिद का हंगामे, मैं उस वक़्त था कैलिफोर्निया में था, लेकिन बाबरी मस्जिद का जब हुआ तो वहाँ पे बहुत तशद्दुद हुआ, बहुत लोग मरे, बहुत जले। इस तरह पाकिस्तान में इसी तरह बहुत सारी तकरीबन सारे मंदिर ही अटैक हुए थे। वहाँ पे बहुत सी मस्जिदों में हुआ, फिर काउंटर उधर तो दोनों तरफ से चला। यहाँ पे ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उसमें कुछ लोगों को मारा, कुछ को जलाया, कुछ को भगाया, जैसे जैसे भी। तो एक वो ख़ास एक वाक़या था जो वो होता है ना आपके आगे ऐसे दिमाग में, या दिमाग में नहीं, दिल में अटक जाती है चीज़, गिरा लग जाती है। गिरा लग जाती है। तो वो कहीं फैमिली को बंद किया, आग लगा दी, बीच में बच्चा भी जल गया, तो 3-4 साल का बच्चा। तो वो समहाउ उस ज़माने में इतना ज़्यादा वो सेंसिटिविटी शायद हुई थी कि वो मुझे ऐसे जाके जहाँ दिल को नहीं लगती चीज़ कि वो बच्चे की चीखें समहाउ, रात को मैं सोता था तो वो दिमाग में आती थी कि बच्चा है, जल रहा है। बच्चे का कोई मज़हब नहीं होता, ना हिंदू होता है ना मुसलमान, पता नहीं उसने बड़े होके क्या करना था, किस उस डायरेक्शन में जाना था। लेकिन मुझे हैरत ये नहीं होती कि कुछ लोगों ने बच्चे को आग लगा दी। वो हर मुल्क में इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। रैंडमली अगर चलते फिरते लोग सड़क पे खड़े होकर देख रहे हों, और आपका एक रैंडम सिलेक्शन एक मुल्क का हो, एक ख़ास वक्त में उस जगह में जो इकट्ठे हो गए, 400-500 1000 बंदा उधर इकट्ठा होगा, जब आप रोकते हो, फिर घर को बंद करते हो, फिर आग लगाते हो, फिर लोग चीखते हैं, बाहर आते हैं, मारते हैं। तो मुझे
जस्ट थिंकिंग कि ऐसे हो सकता है कि कोई 4 साल के बच्चे को आग लगी हो और वो चीख रहा हो और कोई 1-2 बंदे भी आगे ना आए। मुझे वो कमी जो थी ना कि किसी ने अपना सिर नहीं फटवाया ये कह के कि बच्चे को बचा लेते हैं, माँ बाप को मार लेते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि ना करो, बच्चे को ना करो, माँ बाप को जलाते हैं। साथ इनके बड़े वाले जो है इसके बहन भाई उनको भी जला लेते हैं, तो बच्चे को बचा लेते हैं। क्या पता कि ये बुरा इंसान ना भी हो, हिंदू तो जैसे होते हैं वैसे हैं, बड़े गलत लोग हैं उन्हें तो जला देना चाहिए, ये बच्चे को बचा लेते हैं। तो ना एक किस लेवल का हिंदुओं को जलाना चाहिए कि किसको जलाना चाहिए, फिर छोटे बच्चे को भी अगर, तो वन सेज कि किस लेवल पे हमारा कलेक्टिव जो देख रहे हैं, जलाने वाले तो थोड़े होंगे, किस लेवल पे हम आ गए हैं कि जब कोई 2-4 भी बंदे नहीं थे जिन्होंने सर फटवाया हो कि यार ओए जान दो इसको बचा लो, इस पे नहीं बनता। इसका जवाब हम किसको देंगे बाद जब में? हम कहते हैं कि तो कुछ मुझे बुरा ऐसे लगा कि यार हमारा लेवल एक ख़ास उससे ना लाइन से नीचे हो गया है। जैसे ख़ुद इंसान अपनी शनाख्त, अपनी पहचान ख़ुद अपनी नज़रों में गिर जाता है इंसान कि यार ये हम लोग अब एक ख़ास लाइन क्रॉस कर गए हैं, ये अब ना वो इंसानियत के लेवल से बहुत ज़्यादा हम नीचे चले गए। तो वो एकदम जब आपकी घंटी बजती है ना, या जब आपको वो चपेट पड़ती है, सोच के लेवल पे नहीं लेकिन दिल के लेवल पे, जैसे किसी ने ऐसे हाथ दिल को पड़ा कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गलत हो गई है चीज़। तो वो मुझे वो वाक़या ऐसे इट वुड कीप मी अवेक एट नाइट, रात को जैसे वो चीखें ऐसे पसीने के साथ में उठ जाता था कि यार ये बच्चे को आग लगी और किधर हम लोग, क्या हो गया हमारे साथ, यू नो व्हाट्स रॉन्ग विद अस। तो फिर वो बहरहाल कुछ महीने रहते थे, पीएचडी का जल्दी ख़त्म किया, देन आई केम टू पाकिस्तान कि अब इसके लिए कुछ करना है। तो वो एक और जज्बा था कि पाकिस्तान में चेंजेस लाने हैं। अब फिर ज़रा समझ आ गई है, मुश्किल है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि अगर कुछ गलत देखते हैं तो उसको हाथ से रोकें, नहीं कर सकते तो ज़ुबान से रोकें, और सबसे कम ये होता है कि आप उसको दिल में बुरा जानें। और ये जो वाक़या आपने बताया कि लोगों को ज़िंदा जलाया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो मासूम बच्चा है उसको जलाया जा रहा है, किसी ने ये तक गवारा नहीं किया कि आप ये कह दें कि आप ऐसा ना करें। हाँ, तो दिल में फ़ील तब हुआ, फिर ज़बान से, हाथ से नहीं अभी शुरू किया इतना। हाँ रोकना दिल करता है कभी कभी कि जाके पकड़ के। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी पहली बुक जो थी वो इसी टॉपिक पे थी, पाकिस्तान और इंडिया में रवादारी के हवाले से, रूट्स ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन पाकिस्तान एंड इंडिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये बुक कब आई और इसकी फाइंडिंग्स क्या थी? तारीखें तो मुझे भी याद नहीं होंगी, पर कहीं मतलब इस वो 2006-7 नहीं, काफ़ी सालों बाद आई उसके। अच्छा। लेकिन वो कोई 10-12 साल है गेस बाद शायद, लेकिन वो उसको मैंने डेडिकेट इसी बच्चे के लिए किया था, क्योंकि वो मोटिवेशन मेरी वो थी उस वक्त। लेकिन ख्याल ये था कि और ज़्यादा फिगर आउट करें कि अगर हमें इंटरवीन करना है एज अ सोसाइटी तो इंटरवेंशंस क्या बनती हैं जो मीनिंगफुल हो, सेमिनार ट्रेनिंग से आगे जाके क्या इंटरवेंशंस हैं मुल्क के लेवल पे जो मीनिंगफुल होंगी। क्योंकि कॉलम लिख दिया, बात कर ली, सेमिनार करा लिया 1.5 घंटे का 2 घंटे का, उसमें आप इनविटेशंस भेजो तो कोई एनजीओ कराए, फिर उसमें 20 लोग बैठे हों जो अब्बासियाँ ले रहे हों। मैं ज़रा और नेगेटिव बता रहा हूँ, लेकिन इन चीज़ों से ना कहीं ज़्यादा डीपर लेवल पे इंटरवीन सोसाइटल लेवल पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो इसका फैलाव है वो इतना ज़्यादा है कि इंटरवेंशन भी आपकी उसके हिसाब से होनी चाहिए। सो उसमें काफ़ी साल लगे सोचने में, उसमें कुछ चीज़ें मिली भी जो मैंने जब रिसर्च शुरू की थी तो मेरा और ख़्याल था कि सूफीज़म से शायद इसका हल निकल आएगा। एक होता है ना फॉर्मल वाला मजहबियत और एक ज़रा रूहानी वाली होती है, हर मज़हब के अंदर ये पोलराइजेशन होती है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है, हर एक में है कि इधर से अगर शिफ्ट होकर ज़रा रूहानियत की तरफ आएंगे तो उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। फिर रिसर्च के दौरान और चीज़ें मिली, पुराने किताबों में डूब के काफ़ी मिथोलॉजी फोकलोर के साथ बहुत काम किया। फिर ख्याल आया कि नहीं, हमारा जो तरीका था टॉलरेंस का वो और चीज़ों में उसकी जड़ें हैं, और उस पे अगर उन जड़ों में से आप होता है ना यू स्टार्ट ड्राइंग ऑन दोज रूट्स, तो वो फिर उसमें जान आती है, वरना वो आहिस्ता आहिस्ता मरती जाती है। मरती तो नहीं है लेकिन वो
पड़ी होती हैं, उनमें से जब पानी आना शुरू हो तो फिर वो खुद ब खुद उधर फूल पत्ते लगने शुरू होते हैं, कि कौन सी रूट्स हैं जिनको हमें वापस ज़िंदगी जिनमें लानी है, जिनमें वापस हमें नमी डालनी है। तो उस तरह की सर्च थी, बहरहाल काफ़ी सालों की थी। फिर वो पहली वाली किताब आई, फिर आगे चली। अच्छा, आपने कॉन्शियसनेस की बात की और हायर कॉन्शियसनेस की बात की। सूफ़ी ले लें, पैगंबर कह लें, या जो भी हमारे बड़े औलिया दरवेश जिनको भी कह लें, वो कॉन्शियसनेस के एक हायर लेवल पे होते हैं। आपके लिए कॉन्शियसनेस क्या है और उसके बाद हायर कॉन्शियसनेस क्या है जिसमें इंसान बेदार हो जाए और वो क्या समझे कि वो कॉन्शियस, आपकी नज़र में वो कॉन्शियस होगा? हाँ, आप उसकी अलामतें भी पूछ रहे हो ना? जी हाँ, अलामत उसकी जो है ना वो एक होता है वो लेवल जब आप मज़हबी किताब पढ़ते हो और आप यकीन ले आते हो और शायद ईमान भी ले आते हो, लेकिन वो सारा यहाँ का होता है। आपको अगर बच्चे होते ही किसी और जगह ले जाते और आपको दूसरी किताब पढ़ा देते और आपका उस पर ईमान और उस पर पक्का यकीन हो जाता, तो आपकी हकीकत वो हो जाती। फिर आपको लगता है कि अब मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन वो जो पहुँचा होता है वो सारा इधर होता है। इन्फॉर्मेशन आई, आपने उस पर यकीन कर लिया, आपने कहा जी असल में जो हकीकत है ना दुनिया की और इंसान की वो ये है। दूसरी जगह का वो बॉर्डर के उस पार असल हकीकत वो, उसमें लगता है कि कॉन्शियसनेस, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस आपकी चेंज नहीं होती, उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। वो आपको लग रहा होता है कि मेरी हकीकत ये है। कॉन्शियसनेस जो है ना उसका ताल्लुक़ आपके दिमाग से नहीं है इतना, उसका ताल्लुक़ आपके दिल के साथ है, और उससे भी गहरा शायद आपकी गट्स के साथ है, वो जो आपकी हड्डियों में नहीं, जो गुद्दे में आपकी फील होती है, वो अंदर से लेवल। तो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो है जो आप जिस तरह से आप ज़िंदगी गुजारते हो, जिस तरह से आप उसको फील करते हो, जिस तरह से आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ों को, वो रियल है। जो आप सोचते हो, जो आप पढ़ा लिखा और सोचा और बात की, वो सारा इधर से आ रहा होता है। जिस तरह से आप एक्सपीरियंस और फील करते हो ना चीज़ को, वो डीपर लेवल पे है, वो आपकी हकीकत ज़्यादा है। उस लेवल पे आके जब आपका दिल खुलता है, जब आप दूसरे से कनेक्ट करते हो, जब आप दूसरे को इंक्लूड करते हो, जब आपकी अपनी शनाख्त के मैं कौन हूँ, मैं कामरान हूँ, मैंने तो ये किया है, मैंने तो बड़ा बड़ा काम किया जी मैंने, आपको मेरा उस काम का नहीं पता, वो मेरी खुदी मैं होती है, जिसको सूफ़ी कहते हैं ना मैं मारना। खुद शनासी से भी है, लेकिन मैं वो नेगेटिवली कह रहा हूँ। जब इंसान अपनी खुदी में फंस जाता है, खुदी अच्छी चीज़ भी है लेकिन रास्ते में भी आ जाती है, जिसको बुल्ले शाह रहते हैं मैं मारना अपनी। जी जी जी। तो मैं जो है वो मेरी शनाख्त है कि मैं अपनी शनाख्त को और ज़्यादा डिफ्यूज़ करके और फैलाव देता हूँ कि उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, मेरा दिल कितने लोगों के साथ कनेक्ट होता है, दूसरे की पेन जो है, दूसरे का दर्द जो है वो मेरे दिल को हिलाता है कि नहीं हिलाता। ये आपकी कॉन्शियसनेस, ये आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इस चीज़ से पता लगता है। बातें क्या की उससे नहीं पता लगता, बातें हम टीवी से सुनते हैं और इधर रिपीट कर देते हैं, नहीं, उससे नहीं फील होता। जो आपको अंदर महसूस होता है, जिस तरह से आप ज़िंदगी को, दूसरों को, रिश्तों को एक्सपीरियंस करते हो, वहाँ पे पता लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे कि रियलिटी क्या है, क्योंकि रियलिटी भी तो एब्सोल्यूट होती है। आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट रियलिटी। तो रियलिटी हर एक की अपनी, हर कोई अपने सच के साथ, अपनी सोच के साथ खुश है। रियलिटी किसे कहेंगे? हाँ, अच्छा तो लगता है कि रियलिटी हो, नहीं, दिल को ऐसे सुकून सा मिलता है कि जी अल्टीमेट रियलिटी, और वो आमतौर पे वही वाली होती है जो मेरी होती है, नहीं कि मुझे, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सही असली वाला जो हक़ है वो हमारे पास तो वो है। बाकी लोग भटके हुए, उन्हें भी कभी रास्ता नज़र आ जाएगा, असली वाला जो रास्ता है, असली वाली हकीकत जो है ना, वो उन्हें भी पता लग जाएगी। शुक्र है हम सही जगह पैदा हुए, हमें पता है, ये लोग बेचारे गलत।
तो वो हर एक को इसी तरह लग रहा होता है कि उतने ही उसके साथ कि असल में तो चीज़ ये है ना, उन लोगों को क्योंकि नहीं, उनको मौका नहीं मिला बेचारों को, तो बाकी दुनिया इसलिए अंधेरे में, उनको भी मिल जाएगी रोशनी। हर एक को ऐसे ही लग रहा होता है, हर एक की अपनी हकीकत, उसकी जो है ना वो असली एब्सोल्यूट रियलिटी होती है। बाकी लोग अभी तक पहुँचे नहीं होते वहाँ पे जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँचा हूँ। तो वो हर एक को इस तरह लग रहा होता है सारी ह्यूमन रियलिटी है, मेरी रियलिटी। इवन आप एक मसलक के अंदर, एक ख़ानदान के अंदर आपके साथ साथ बड़े होते हो, आपकी रियलिटी ज़रा ज़रा फ़र्क होती है। उतने ही ज़ाविये हैं जितने इंसान हैं, और उतनी हकीकतें हैं जितने इंसान हैं। तो कोई दो लोगों की भी आपस में एग्जैक्ट मैच नहीं करती। उसमें हर एक की, इंसान की हकीकत क्या है, दिल की हकीकत क्या है, रिश्तों की हकीकत क्या है, रिश्तों की अहमियत क्या है, हर एक की रियलिटी में 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है। तो हकीकत, एब्सोल्यूट रियलिटी, इट्स योर रियलिटी, माय रियलिटी, बाकी रियलिटीज़। और असली जो रियलिटी है, ये ठोस है कि नहीं चेयर, ये एक्चुअली ठोस तो नहीं है। इसमें 99.99% स्पेस है खाली, इसमें सॉलिड मास कोई नहीं है। वो सिर्फ हमारा माइंड जिस तरह से रियलिटी को इंटरप्रेट करता है, हमारी आंखें जैसे करती हैं, हमें लगता है कि असली रियलिटी ये सारी फोर्सेस हैं, इसमें कुछ सॉलिड नहीं है, तो है बहुत थोड़ा सा 0.01% ना होने के बराबर है जो सॉलिड मास है। हमें लगता है कि ये रियलिटी है। तो इंसान का दिमाग कैसे रियलिटी को इंटरप्रेट करता है, अर्थवर्म्स का कैसे करता है, हर एक की रियलिटी फ़र्क होती है। इंसान को लगता है कि अब जो हमें जो नज़र आ रही है ना, ये असली वाली है। हमें पता है कुत्ते को वो आवाज़ें आती हैं जो हमें नहीं आती, उकाब को वो नज़र आता है जो हमें नहीं आता, कुत्ते को वो सुंघाई दे जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते, उसके लिए वो रियलिटी है पूरी। चमगादड़ के लिए तस्वीर, ऐसे आवाज़ से तस्वीर पूरी उसके दिमाग में बन जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ आवाज़ के बेसिस पे। उसको पता है कि ये फल पका हुआ है कि कच्चा है, सिर्फ आवाज़ से, उसको नज़र नहीं आ रहा। और आधी रात को उसको पता है कि ये फल खाने वाला है कि नहीं, और ये पत्थर है कि फल है कि बेर है। ये तो रियलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। इंसान का दिमाग जैसे उसको इंटरप्रेट करे, उसको लगता है कि ये शायद अब मुझे अब समझ आ गई है कि क्या है। जानवर हैं, जब हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, उनको ठीक ठाक नज़र आ रहा होता है, वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ना तो इंसान की हकीकत जो है वो आखिरी हकीकत है, और इंसान के बीच में जो है हर बंदे की अपनी हकीकत है। ये हमारा मुगालता है कि अल्टीमेट रियलिटी है जिसको मेरी जेब में, मेरी मुट्ठी में आ गई है, बाकी पहुँचेंगे। उन्होंने ना असली किताब, उन्होंने असली, उनके असल में उन्होंने माँ बाप ने सही तरह, या मुआशरा वो गलत जगह पैदा हुआ। डॉक्टर साहब, जो बंदा हक़ की तलाश में होगा, इसका मतलब तो ये है कि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा और कुछ हद तक कंफ्यूज भी होगा कि जो मैंने समझा शायद वो ठीक है, या इसके बाद हो सकता है कुछ और नया हो और उसको मैं समझूं कि वो ठीक है। और उसी में से आप में सॉफ्टनेस आती है, टॉलरेंस जो है ना, वो उसकी, ये जो यकीन है ना कि बस अब मेरी मुट्ठी में आ गई है हकीकत, और असली जो, उससे बड़ी एक एरोगेंस आती है कि हम तो खैर माशाल्लाह, हम लोगों का तो उससे ताल्लुक़ है जो बिल्कुल असली वाला मसलक जो है। ये बाकी जो है 71 ये या उससे भी ज़्यादा, या वो सारे ये कह रहे होते हैं हमारा वाला, बाकी के 71, और वो उनसे बाहर जाओ तो वो ये मज़हब और वो मज़हब, और जो वाकई हकीकत की तलाश में, जिनको लगता है कि ये एक सफ़र है जिसमें आपने आगे चलना है, उनमें एक सॉफ्टनेस होती है। तभी वो कहते हैं कि सूफ़ी जो है ना, जो कहता है कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलांदियाँ जाने, नहीं, वो जो है वो कहता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ क्योंकि मेरा पंचा भी ठीक है, मैंने वज़ू जब करता हूँ तो मैं इस तरह से करता हूँ और उंगली को इस तरह मारता हूँ, तो क्योंकि वो ये जो असली जो है ना वो मुझे सही वाला समझ आ गई है। जिनका ताल्लुक़ रूहानियत से है, दिलों के साथ है, वो कहते हैं कि कभी भी ये ना कहो, क्या पता कि मेरे दिल के अंदर और क्या क्या चीज़ है, कितना गंद भरा हुआ है, कितना गुस्सा, कितना नफ़रतें भरी हुई हैं, पता नहीं दूसरे का जो नज़र आ रहा है, मुझे वो बुरा नज़र आ रहा है, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ हो, किस लेवल की, या जो अच्छा नज़र आ रहा है उसके अंदर क्या क्या अंधेरे अंदर बंद हो। जी एग्जैक्टली। अब तो आप में ना सॉफ्टनेस आ जाती है, आपको ये नहीं लगता कि ये काला है ये सफ़ेद है, वो आप ग्रे एरिया में आ जाते हो। राइट। उसमें खुद ब खुद टॉलरेंस आती है, उसमें एरोगेंस आपकी कम हो जाती है। तो आप कहते हो यार मेरा भी हक है, इसका भी है, इसको इसका अच्छा लग रहा है, मुझे मेरा लग रहा है, ये मुझे ज़बरदस्ती ना करे पर मैं इसके साथ भी ज़बरदस्ती ना करूँ। कभी अगर इसको मेरा अच्छा लगा तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा,
मुझे इसका लगा तो मैं थोड़ा उधर चला जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना मैं इसके चपेट मारूं ना ये मुझे चपेट मारे, ना मैं इसे गाली दूं ना ये मुझे गाली दे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज। अब तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो कहते हैं कि डीप फेक नाम से एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो आपको नज़र आ रहा है या जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो उसी बंदे की हो या वो जो बात कर रहा है वो उसी तरह से हो। तो ये सब आँखों का धोखा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपकी दूसरी किताब की तरफ आते हैं, तरीक़त पाकिस्तान में अमली तसव्वुफ़ के साथ नासर, यानी कि लिविंग सूफ़ी, 7 एलिमेंट्स ऑफ लिविंग सूफ़ीज़म इन पाकिस्तान। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि ये जो 7 नासर हैं ये पाकिस्तान के लिए और हैं और बाकी दुनिया के लिए और हैं? 7 एलिमेंट्स पाकिस्तान वाले हैं कि बाकियों के? क्योंकि मुझे मैंने टाइटल में ही डाल दिया था। 7 एलिमेंट्स का जो जिक्र है वो ये पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा है। मैंने कहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि रूहानियत के क्या 7 अनासर या 10 या 12 जितने भी इंसान मेन जो आप एलिमेंट्स निकालते हो तो वो और निकले। पाकिस्तान में भी होने क्या चाहिए वो और हैं। पाकिस्तान की जो रोज़मर्रा रूहानियत हमारी, जिस तरह से हमने उसको इनहेरिट किया है, हमारा जो विरसा है रूहानी विरसा, उसमें क्या चीज़ें हैं जो कोर उसके एलिमेंट्स हैं, वो मैंने उनकी निशानदेही की है। होने क्या चाहिए वो मैं फ़र्क करता, ये सिर्फ वो हैं जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये 7 एलिमेंट्स आप अगर ब्रीफली बताएं, सिर्फ नाम उनके बता दें, फिर उसके बाद आप ये बताइएगा कि एक एलिमेंट जो इश्क का है उसको इतनी पजीराई क्यों मिली है? हाँ उस पर ज़्यादा बात क्यों? इश्क से बात शुरू होती है क्योंकि दिल से बात शुरू होती है, इधर से नहीं, इधर से, ये अंदर से आती है चीज़ें, दिल या उससे भी शायद गहरे लेवल से। तो पहला लेवल इश्क का था, फिर वो रवाबित का है, जो रिलेशनशिप्स होते हैं आप जो दूसरों के साथ आप कनेक्ट करते हो, फैमिली, फ्रेंड्स। उसके बाद और हैं बहुत सारे, तवक्कल है उसमें, मुक़द्दस एक जो अक्स का एक होता है कि बाहर सेक्रेडनेस को देखना, और चीज़ें हैं, जमालियात है, मुख्तलिफ़ किस्म के अनासर हैं। इश्क का जो ताल्लुक़ है ना वो सूफ़ीज़म में ख़ास तौर पे, क्योंकि सारी हर रूहानियत का कोई एक रास्ता होता है, कोई थ्रू द माइंड होता है, कोई थ्रू ऑब्जर्वेशन होता है। बुद्धिज़्म जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वो ऑब्जर्वेशन के उस पर आप सेपरेट करते हो, चीज़ों से डिटैच करते हो, उनको ऑब्ज़र्व करते हो, अपने अंदर की चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप सेपरेट करते हैं। योगा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, भक्ति है जिसका थ्रू बॉडी उनका ज़्यादा चलता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रस्त। सूफीज़म जो है इट्स अ पाथ थ्रू द हार्ट, इमोशंस को थ्रू द हार्ट आप उसको स्पिरिचुअलिटी को लेके आते हो, वेरी पावरफुल। लेकिन उसका ताल्लुक़ दिल के खुलने, दिल के नरम होने और उसकी स्टेट ऑफ द हार्ट चेंज करने से है, और उससे फिर आपकी रियलिटी, आपका एक्सपीरियंस ज़िंदगी का, आपका द वे यू रिलेट टू अदर्स, वो चेंज होता है। आपकी अपनी शनाख्त के साथ अपनी जो कनेक्शन है, और शनाख्त कैसे डिज़ोल्व होती है हार्ट के फेवर में, वो सारे एक और पूरा एक और है। उसका ताल्लुक़ दिल के खुलने और नर्म होने से है। इश्क जो है वो इंसान का दिल खोलता है, भले वो इश्क किसी लड़की से ही होए, लेकिन अपनी ज़ात से बाहर आके आप एक किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हो, जब वो चीज़ जो है आपकी अपनी ज़ात से ज़्यादा अहम हो जाती है। बेशक वो एक इंसान हो, अपने से बाहर आता है, वो आपको अपने से बाहर आने में मदद देती है, और वो एक ज़रिया, वसीला बन जाता है कि उसके थ्रू वो, जैसे इब्न अरबी शायद कहते हैं कि तजल्ली, वो गॉड शाइन्स थ्रू थिंग्स, और वो आपको आपकी नफ्स का अंडा जो है ना, जिसके बीच में हम बंद होते हैं, खोल, उसमें से क्रैक आता है और आप उससे बाहर आ जाते हो। एंड थ्रू दैट यू सी व्हाट इज़ सेक्रेड, व्हाट इज़ डिवाइन, व्हाट इज़ बियॉन्ड, वो जो जिस एक ज़ात के अंदर मैं बंद होता हूँ। तो वो आप 25, 20, 18, 19 साल आप गुजारते हो अपनी ज़ात में, मैं, फिर आपको कोई चीज़ होती है जो मैं में से खींच के बाहर ले आती है, अपने से बाहर। वो एक ज़रिया होता है, आप अगर उसी में फंस के रह जाओ तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके थ्रू आप फिर आगे चल पड़ते हो। फिर आपको बाकी लोगों का, जैसे फैज़ बात करते थे कि उससे क्या खोया क्या पाया, नहीं, और उसमें फिर गरीबों की हमायत भी सीखी और दुख दर्द के मानी भी सीखे। ये इश्क से, इश्क तो लड़की से हो गया, लेकिन जब दिल खोला तो फिर दूसरे का फील होना शुरू हुआ, चीज़ें हैं, और फिर आपको कुल लुकाई, कुल इंसानियत की चीज़ें फील होनी शुरू होती हैं इन अ वे जो पहले नहीं होती थी, क्योंकि आपका दिल सडनली जाग उठा है। अब आप इधर से नहीं, इधर से रियलिटी को एक्सपीरियंस करें।
तो इश्क की बड़ी पावर है, और उसको समझना सिर्फ वो कोट अनकोट जिसको हम रूहानी देखते हैं उसमें नहीं, जो रोज़मर्रा की जिसको आप कहते हैं क्या दुनियावी इश्क। तो बुल्ले शाह कहता है जिसको दुनिया में नहीं मिला उसको आखिरत में और आसमान में भी नहीं मिलेगा। आपने पाकिस्तानी सोसाइटी को देखते हुए ये देखा कि ये कैसे एक पाथ की तरफ इनको लाया जा सकता है और उसको समझने में इनको आसानी होगी, उसको एक्सेप्ट करना और उसकी पावर को समझना। बेटे को इश्क हो गया, हो इसको चपेट मारो, इंसान बनो, घर में बैठो, खबरदार जो नाम लिया, किताबों में ध्यान दो। किताबों से वो इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, किताबों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसके पास, लेकिन इंसान का बच्चा तब बनेगा जब उसका दिल नरम होगा, दिल खुलेगा। मैं लिटरली कह रहा हूँ, वो मजाक में भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन इंसान तब बनता है जब आपका हार्ट, व्हेन द हार्ट इज़ ओपन। हार्ट ओपन जो है उसमें इश्क का बड़ा रोल है। जिन्होंने सारी उम्र, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं काउंसलिंग में ओवर द इयर्स, यू मीट पीपल जिन्होंने बड़ी लगी बंदी ज़िंदगी गुजारी है लेकिन इश्क उस तरह से नहीं भी किया, एंड वन फील सैड कि यार आप में वो ना जैसे एक बड़े बेसिक लेवल पे कमी रह जाती है। तो ये पाकिस्तान की बात है, हर जगह की बात है, लेकिन इश्क की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी कि दैट इज़ व्हाट ह्यूमनाइजेस अस। सो और उसका ताल्लुक फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ। हम लोग तो फ़र्क ही नहीं, जैसे मैं बुल्ले शाह का कहने लगा था कि वो आसमानी उर्दियाँ पढ़ता है जरा घर बैठा उन्हों पढ़िया नहीं। तो आपने अगर दुनियावी इश्क और वो हकीकी इश्क, हम लोग इतना फ़र्क नहीं करते, क्योंकि वो अगर आपको आसमान वाली चीज़ भी आपको दुनिया में से ही मिलती है, आपको ये रिश्तों में ही चीज़ें सडनली आपको दे हिट यू, और वही आपकी रूहानियत में ऊपर आपको लेके जाते हैं। आसमान से कोई नहीं बिजली आके गिरती, नहीं, वो आपको लोगों में से वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में, जो आपको जगाते हैं, जो आपको अपने सच के साथ, अपनी हकीकत के साथ जुड़ने में मदद देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ह्यूमैनिटी की बात की, वहाँ पे दो चीज़ें वाज़े हैं आपकी तहरीरों में। एक, जब आप ह्यूमैनिटी की और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो आप रिलीजियस इंटॉलरेंस की बात करते हैं, वो तो हमें समझ आ जाता है कि आप 1992 से जो चीज़ हुई वो उसको लेके आप चल रहे हैं। एक, जब आप ह्यूमन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो अक्सर बिटवीन द लाइंस आप बाकी प्रॉब्लम्स के साथ साथ रेप का जिक्र करते हैं। इसकी क्या वजह है कि रेप का आपके अनकॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है? अच्छा, साथ साथ पूरा वो साइको एनालिसिस भी करते चाहते हो, अच्छी बात है, गुड। उसका आपने मुख्तलिफ जगह से ना सुना है आपने। सिर्फ रेप का नहीं, जेंडर इन जनरल, हमारा जेंडर भी थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली थोड़ा नहीं, मैं काफ़ी बिगड़ा हुआ है हमारा। जेंडर के हवाले से जिस तरह से हम रिलेट करते हैं औरतों के साथ, पावर और वो जो डायनामिक्स है ना उसको एस्टैब्लिश करना, पावर को, अगर सिर्फ औरतों के साथ होता तो वो भी नहीं चलता था, वैसे वो भी गलत है, लेकिन इट्स मोर देन दैट। सिर्फ औरतों को नहीं हम दबा के रखते या फील करते कि हमें इनको दबाना है, दबाया जाता नहीं है हमसे पूरी तरह, फिर वो हम उस कश्मकश में रहते हैं कि इनको कैसे दबाएं, पूरी तरह दब नहीं रही। हम अपने अंदर का जो वो चीज़ें जिनको हम निस्वानियत के साथ जोड़ते हैं उनको भी दबाते हैं, क्योंकि सेकंड डिग्री सिटीज़न हमने सिर्फ औरत को नहीं किया, निस्वानियत को किया है। फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, लेबल करते हैं, उन चीज़ों को भी हम कमतर समझते हैं, हम उनको दबाने की कोशिश करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे दिल की और दिमाग की, तो चीज़ों में समझना चाहिए, इनको आप समझ के पढ़ें, इनको जब आप में फुरकान आ जाएगा, ब्लैक और वाइट की तफरीक करना सीखें। दिल का जो है उधर तो सारा कुछ ग्रे है, उधर तो वो जैसे मैं बाहु का कह रहा हूँ, कोई आप डिफ़ाइन कर नहीं सकते, क्योंकि इतना एमॉर्फस है, इतना फ्लूइड है, इतना हमें जो वो दिमाग में ख़त आ गया है कि इसको चीज़ों को अगर समझ गए तो फिर हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो हम वो जिसको हम फेमिनिन चीज़ कहते हैं, इमोशन, औरतें तो जज्बाती सी होती हैं, मर्द जो है ना उनका दिमाग असल में बड़ा, सोच बड़ी वसी होती है, और मर्द ज़रा क्लैरिटी से सोचता है। काश हम भी उतना फील कर सकते तो हम अच्छे इंसान होते, शायद नहीं जज्बात के साथ कनेक्टेड होते। तो बात सिर्फ जेंडर जो है वो औरत मर्द का नहीं है, वो मर्द के अपने अंदर एक वो चीज़ है जिसको हम रेप कर रहे होते हैं सारा वक्त, या जिसको हम दबा रहे होते हैं। मैं वो असली जो इशू है उसकी अहमियत को कम नहीं कर रहा, वो अपनी जगह है।
लेकिन जेंडर इज़ मच डीपर दैन दैट। गॉट योर पॉइंट, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो नस्वानियत है, जो फेमिनिज़म है, जो कि किसी मर्द के अंदर भी हो सकता है, वो सोच हो सकती है, वो फीलिंग हो सकती है, वो एहसास हो सकता है, वो मोहब्बत हो सकती है, हम लोग उसको रेप कर रहे होते हैं, उसको दबा रहे होते उसको वो वाला असली वाला इशू अपनी जगह है। लेकिन उसके अलावा जो जो फेमिनिज्म है वो मेरे लिए फेमिनिन एस्पेक्ट्स को, फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने इंसान के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर और औरत की बॉडी में, क्योंकि हमने उसको सिंबलाइज करके रख दिया है, छुपा दिया है, तो अब औरत को जो इज़्ज़त देनी है वो ख़ुद अपने अंदर, वो जो फेमिनिन है आपकी, उसको भी आपको इज़्ज़त देनी है, जिसको आपने फेमिनिन कह दिया। तो जेंडर इश्यूज़ का ताल्लुक बहुत गहरा है। वक्त हमारे पास कुछ कम है, हम आते हैं आपकी तीसरी किताब की तरफ, 2 कैंडल्स ऑफ पीस, जिसकी इनाग्रल आप करने जा रहे हैं 4 अप्रैल को टेंटेटिवली। और डॉक्टर खालिद सुहेल के साथ आपने मिलकर ये किताब लिखी। बेसिकली ये दोनों लेटर्स हैं आप दोनों ने जो एक दूसरे को एक्सप्लोर किया, और सूफ़ीज़म के हवाले से। ये किताब जब पढ़ रहे होते हैं तो ये लगता है कि डॉक्टर खालिद फौरी से खुल जाते हैं, अपनी बात कह देते हैं, और डॉक्टर कामरान से जब सवाल पूछते हैं तो डॉक्टर कामरान एक्सटर्नल बातों से अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ, सोसाइटी में ऐसा हुआ, अपनी बात नहीं बताते। ऐसा क्यों है? भाई हमारे बात करने के तरीके और होते हैं। अब अगली हमारी आ रही है 2 कैंडल्स ऑफ लव। अच्छा, उसमें वो तो खुल के अपनी बात कर देते हैं, हम ज़रा इस तरह टकी छुपी बात करते हैं हम लोग। हम लोग तो, मेरे दोस्त के साथ ये हुआ असल में नहीं, हमारा वो कुछ कहानियाँ काउंसलिंग कर कर के इस तरह की लोगों की हैं भी, बहुत सारे लोगों की, तो वो उनमें से भी इंसान सीखता है। और जब वो लर्निंग स्टोरीज ऐसी होती हैं, कुछ अपनी बात भी कई दफ़ा इस तरह बंदा लपेट के कर जाता है कि थोड़ी इज़्ज़त भी रह जाए थोड़ी। डॉक्टर खालिद सुहेल का बहुत मज़े का स्टाइल है। वो कहानी में ही चीज़ों को बीच में कहते जाते हैं, कॉलम वगैरह हम सब पे उनके बहुत सारे। बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था ये जो ख़तों में है ना बातचीत करने का, क्योंकि उसमें आप, मेरे जो पहली किताबों में ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो, इसमें यह था कि आपकी फिर अपनी ज़ात जो है वो भी बीच में आ जाती है। तो वो हमेशा ही ऑलवेज सेज कि आपने जो हक आपकी ज़िंदगी में, एक तो है कि आप कहाँ पहुँचे, लेकिन आप जब अपनी ज़िंदगी में बताते हो कि मैंने ये हुआ तो उसमें से मुझे ये मिला, उसमें से मैंने ये सीखा, तो वो और तरह से लोगों को हिट करता है, बजाय इसके कि जो मुझे वो 92 में जो हुआ उसका मैं ज़िक्र उसका ना करूं, लेकिन उसकी वजह से जो मिला हक वो मैं दूसरे को बता दूं। वो कहते हैं कि आपको किस तरह से मिला, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसको आप शेयर करो तो वो दूसरा उससे रिलेट और तरह से करता है। अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, और ट्रूथ ना भी बताओ तो वो खुद ही उसमें से जो ट्रूथ निकालना है वो निकाल लेगा। आप अपना जो एक्सपीरियंसेस है, अपनी ज़िंदगी शेयर करो। तो ख़त में उसका ना इनफॉर्मल जैसा एक मौका मिल जाता है अपनी चीज़ शेयर करने का। जैसे आप गप लगा रहे हो, बात कर रहे हो, कन्वर्सेशनल टोन होती है ना, एज अपोज टू एकेडेमिक सी टोन। तो वो मुझे मज़ा आया इस एक्सचेंज का पूरा। अच्छा एक्सपीरियंस था। और बहुत अच्छे आपने टाइटल्स भी दिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आप श्रीलंका गए, आपने मॉन्क्स के साथ ज़िंदगी गुजारी, आपने मेडिटेशन की, आपने लोगों को जाना, आपने किताबें लिखी। आज से कुछ साल के बाद आपने कुछ और चीज़ें भी सीखी होंगी, मगर क्या आपको लगता है कि आपने जो करना चाहते थे, जो कॉन्शियसनेस जिस लेवल पे पहुंचना चाहते थे, आप पहुंच गए, सक्सेसफुल हो गए? नहीं, ये तो बहुत सारी वो हैं कि जो चीज़ें रास्ते में होता है ना, आप इधर निकल जाते हो फिर वापस लाते हो अपने को, फिर उधर निकल जाते हो फिर वापस लाते हो। अब इंसान सोचता है कि ज़रा सीधा ही रहता तो एक तरफ लगा रहता। जो मैंने अपने लिए चूज़ किया था कि मज़हबी रवादारी के हवाले से बात करेंगे या काम करेंगे ज़िंदगी में, तो उस पर अगर लगा रहता तो और शायद अच्छा था। पता नहीं उसमें से डेप्थ आती है कि नहीं, जो दूसरी चीज़ों से इंसान सीखता है या नहीं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपीरियंसेस। लेकिन नहीं, और ज़्यादा लाइन में जाता तो शायद और अच्छा होता। अचीव तो बहुत ज़्यादा और करने का है। अभी तो वो क्लैरिटी की स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए कुछ है और लाने की है, फिर उनको स्ट्रैटेजीज़ को एक्टिवेट, उसको मटीरियलाइज़ कैसे करना है, उसको एक्टिविटीज़ में किस तरह से ट्रांसलेट करना है, उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है चीज़ों को। तो वो सोच आहिस्ता आहिस्ता आती जाती है, क्लैरिटी आती जाती है। लेकिन अभी तो बहुत आगे जाना है। सूफ़ियों को पढ़ा है, उनके साथ टाइम गुजारा है, थोड़ी थोड़ी सूफिया अंदर भी आ जाए, सूफियानापन तो क्या बात है, दरवेशी है, तो वो अभी आगे काफ़ी आगे जाना है। शौक़ कायम है।
शौक कायम है, चलते रहने की एक जुस्तजू है, एक क्लैरिटी है कि चलते रहने, लेकिन अभी रास्ता बहुत आगे है, देखते हैं। और मंजिल का नामो निशान नहीं है, या वो भी नहीं है, है, एक हल्का सा एक झलक सी आती है कभी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। डॉक्टर साहब की 3 किताबों के बारे में हमने बात की, प्यार इश्क के बारे में बात की, सूफ़ीज़म के बारे में बात की, मजहबी रवादारी के बारे में बात की। मगर जो एक पॉइंट जिस पे अगर रुका जाए और कहा जाए कि आज की गुफ्तगू से पे हम अगर उसको मरकज़ी ख़याल करार दे सकें, तो वो ये है कि कोई भी चीज़ हरफ़ आखिर नहीं है। जो आप जानते हैं, जो मैं जानता हूँ, ये शायद जो हम सब जानते हैं वो गलत हो सकता है। आज के लिए इतना ही। सुहेल ताज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।